मिलियर को SC ST के लिए जो है, क्योंकि पहले आपने CGI साहब से BR गवई साहब, तो वो इसमें कह गए थे, सरकार को डायरेक्शन दे गए थे कि भाई इसमें कोई लॉ बनाइए। तो अब इनको, चूंकि आपको पता ही है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय एडवोकेट हैं, उन्होंने ये रिट फाइल की है, और जो वहाँ इसको नोटिस भेजने वाले भी उसी विशेष जज साहब हैं, और उसमें ना तो हम लोगों को शामिल किया गया, ना हमसे पूछा गया, ना हमें पार्टी बनाया गया। भाई हमारे अधिकारों को आप डिसाइड करेंगे, हम उसमें पार्टी भी नहीं है ना पक्ष हैं। आगाह कर रहे हैं देश को, वो कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों के साथ में अगर सरकारों ने गलत तथ्यों के आधार पर यहाँ रखा गया, हम यहाँ भी फाइट रखेंगे, यहाँ भी पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम अपनी बात सुनाएंगे, अगर सरकारें नहीं सुनेंगी तो रोड पर सुनाएंगे। क्योंकि जब जस्टिस की बात होती है तो भारत का संविधान कहता है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसे जस्टिस से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसे जस्टिस दिया ही जाना चाहिए। तो क्या वास्तव में इन लोगों को जस्टिस दिया जा रहा है? तो जस्टिस आज इस देश के अंदर लोगों के लिए नहीं मिल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बन जाती है और सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों को जस्टिस दिया जाए। क्रीमी लेयर है क्या कि क्रीमी लेयर एक कॉन्सेप्ट है जैसे ये अनुसूचित जाति रिजर्वेशन में लाना चाहते हैं, जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब आप दो चीज़ें समझिए कि इनका कहने का मतलब है कि जो भी इस भारत के अंदर रोटी शेड्यूल कास्ट खा रहा वो क्रीमी लेयर है। अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कहते हैं कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा रिजर्वेशन ना ले। बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया दोबारा ना ले, पूर्ण सहमत हूँ। जिसने एक बार मंदिर का रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा ना ले, जिसने एक बार गाड़ी ले ली वो दोबारा ना ले, जो एक कोठी में रह रहा है वो दोबारा ना बने, जिसके परिवार में से एक जज बन गया वो दोबारा ना बने। और जो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि जिसके सरकारी नौकरियों में और जो चपरासी जो बने लोग, उन्हें आप क्रीमी लेयर कह रहे, तो ये कॉन्सेप्ट सभी पे लागू करो। अब आज जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे, क्या हुआ उस मामले में? देखिए, क्रीमी लेयर को जबरदस्ती जो है SC ST के ऊपर लागू किया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर SC ST पर लागू हो। क्योंकि आज आप देखिए, आज तक संविधान लागू होने के बाद में जब से आरक्षण लागू किया गया है, और आज तक किसी भी, यानी कि 4th क्लास में भी कहीं पूरा नहीं किया गया। और जब कहीं पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि दूसरी तरीके से एक काम और कर दिया गया है कि जो सरकारी नौकरियां थी वो इन्होंने सब खत्म कर दी, प्राइवेटाइजेशन के नाम से ठेकेदारी प्रथा ला के, और अलग अलग तरीके से जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी, सरकारी नौकरी नहीं रहेंगी, तो अपने आप ही आरक्षण खत्म होता जा रहा है। और जितना बचा हुआ है उसमें जो क्रीमी लेकर और लेके आ रहे हैं, इससे पहले नॉट फाउंड करके जो भी सीटें थी उनको जो जनरल में काउंट कर देते थे, तो वो उसको लेके आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना हमारा पक्ष जाने, हम उसमें पार्टी भी नहीं है, ना हमसे पूछा गया है, तो आज हम लोग इस आपके चैनल के माध्यम से हम देश के सभी राज्य सरकारों को, सेंटर को आगाह कराना चाहते हैं कि अगर आप हमें हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही तरह से नहीं रखा गया, तो एक देशव्यापी मतलब पूरे देश को मतलब अवेयर करेंगे और एक बढ़िया तरीके से आप पर दबाव बनाएंगे। और दबाव भी नहीं बनाएंगे, आपको जो मतलब जो भी है, आपको या तो आप ईमानदारी से हमारा पक्ष रखिए आंकड़ों के साथ में कि भाई कौन से उसमें, भाई खत्म तो जब ही की जाती है कोई चीज़ जब पूरी की गई हो। आज तक पूरी नहीं की गई तो खत्म कहाँ से हो गई? क्रीमी लेयर क्या आज तक हमारे, अगर पूरे उसमें देखा जाए देश के अंदर, अगर नौकरी वाले तबके को निकाल दिया जाए तो आज भी हमारे जो लोग हैं SC ST के विशेषकर, वो रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। उनको 99% लोगों के लिए जो रोजगार नहीं है प्रॉपर तरीके से, वो आज भी जो है मतलब सरकार जो कहती है बड़ी खुश होती है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, उसी पर डिपेंड है। सर, आपको क्रीमी लेयर आपका पक्ष क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? हमारा पक्ष ये है कि पहले पूरा कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करते हैं कि पहले सरकारों को आप ये नोटिस कर दें कि भाई पूरा किया नहीं किया आपने, तब तो हमें अच्छा लगा, और जहाँ पूरा नहीं है वहाँ पूरा कीजिएगा, तब आप जो मतलब करते तो तब भी अच्छा लगता था। आपने तो एक तरफा जो मतलब हमारे ही मतलब अधिकारों को खत्म करने के लिए आपने। मैं दर्शकों को समझाइए सर, क्रीमी लेयर किस पर लगाए थे जो आपने कहा कि नहीं लगना चाहिए? क्या मामला है? क्रीमी लेयर सिर्फ इतना है सर, जैसे OBC पे क्रीमी लेयर लगाया इन्होंने कि एक सर्टेन इनकम जो ये फिक्स कर देंगे कि साल में जिसकी सर्टेन इनकम होगी या सर्टेन इस तरह से जो ऑफिसर्स हो गए होंगे या जो भी है, अगर वो है तो उन परिवारों को आरक्षण का लाभ ये नहीं देंगे। तो चूंकि OBC के SC को, SC ST के लिए
SC ST के लिए भेजा है। अब ये बिल आया जो ओबीसी पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है क्रीमी लेयर, उन पे तो अच्छा, applicable है। अब जो बिल आया है एससी के ऊपर आया है। कौन सा बिल? नहीं नहीं, ये बिल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सारी स्टेट्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि वो अपना मतलब इस पे एग्जामिन कर रही है एक्चुअली इसको, क्रीमी लेयर को। SC ST के लिए जो है, क्योंकि पहले आपने CGI साहब से BR गवई साहब, तो वो इस पे कह गए थे, सरकार को डायरेक्शन दे गई थी कि भाई इस पे कोई लॉ बनाइए। तो अब इनको, चूंकि आपको पता ही है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय एडवोकेट हैं, उन्होंने ये रिट फाइल की है और जो वहाँ इसको नोटिस भेजने वाले भी उसी विशेष जज साहब हैं, और उसमें ना तो हम लोगों को शामिल किया गया, ना हमसे पूछा गया, ना हमें पार्टी बनाया गया। भाई हमारे अधिकारों को आप डिसाइड करेंगे, हम उसमें पार्टी भी नहीं है ना पक्ष हैं, तो कैसी मौकरी हो रही है इस देश में, देखिएगा। क्या आप अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इसलिए नहीं लिया गया? नहीं, हमें लिया ना लिया उससे तो कोई मतलब नहीं है ना। भाई आप ये बताइए, आप जिसके पक्ष नहीं, आपको बिना सुने, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है बिना सुने तो आप तो किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमारा पक्ष जाने बिना देश में सरकारों को सीधा कर दिया, सरकारें भी उसी मानसिकता की हैं ज्यादातर देश में। अब आगे क्या करेंगे सर फिर आप? निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से देश को आगाह कर रहे हैं, देश को वो कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों के साथ में अगर सरकारों ने गलत तथ्यों के आधार पर यहाँ रखा गया, हम यहाँ भी फाइट रखेंगे, यहाँ भी पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम अपनी बात सुनाएंगे, अगर सरकारें नहीं सुनेंगी तो रोडों पर सुनाएंगे, जो रोडों पर सुनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता है सरकारें हिलेंगी। जी सर, वकील साहब आप थोड़ा डिटेल में हमें समझाएं, जो वकील साहब से रह गया है तो वो चीज़ बताएं हमें दर्शकों को कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, क्रिमिनल के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि भारत की जितनी भी सरकार है, जो भी स्टेट की सरकार है और केंद्र की सरकार है, क्या उन्होंने जो भारत में जो रिजर्वेशन है, जो इस देश के अंदर समानता लाने के लिए, जो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए, राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को एक सही सम्मानजनक लाइफ मिल सके, जिससे लोगों को न्याय मिल सके, लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी सके, इसकी व्यवस्था इस भारत के संविधान ने की थी। और लेकिन इसमें जो क्रिमिनल के ला करके इस देश के जो मानसिक लोग से जो बीमार हैं, जो लोग इन लोगों को बराबरी देना नहीं चाहते, जो सामाजिक अधिकार देना नहीं चाहते, राजनीतिक अधिकार नहीं देना चाहते, धार्मिक अधिकार नहीं देना चाहते, वो उनको क्रिमिनल के आधार पर उनके साथ उनको एक झटका देना चाहते हैं, वो उन्हें गिरा देना चाहते हैं। क्योंकि दो वर्ग खास तौर से, जिनमें शेड्यूल कास्ट के लोगों में, बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लोगों में, जो आर्थिक रूप से जो कुछ लोगों को जॉब मिले थे, कुछ लोगों को जो थोड़ी सी स्थिति सुधर गई थी, उन्होंने सोचा कि ये जो सुधरे हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही हो गई है, वो आने वाले समय में अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं और ये अच्छी कंपटीशन दे सकते हैं। तो वो उनको अच्छा कंपटीशन ना दे सके, इसलिए उन लोगों को क्रिमिनल की श्रेणी में ला करके उनको आरक्षण से वंचित करके उन्हें उनकी आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म करना चाहते हैं। जब हम आरक्षण की बात करते हैं, उसकी क्रिमिनल की बात करते हैं, तो हो सकता है कि किसी फादर को अच्छा एक जॉब मिल गया हो, और जॉब मिलने के बाद उसके जब 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं, कल को वो अपनी उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो वो कितनी प्रॉपर्टी रह जाएगी। अगर उसको जॉब की बात करी जाए, केवल उसके बच्चों को इस आधार पर नौकरी नहीं दी जाए कि हाँ भाई उसके पिताजी को ये था, कोई अच्छी जॉब था, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई मान लीजिए कोई बहुत अच्छी नौकरी जिसको मिले, IAS PCS रहा है, एक लंबी बीमारी के कारण उसके फैमिली परेशान हो सकती है, और उसके बच्चों को भी हम उसके क्रिमिनल के आधार पर उनको वंचित कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज सब थोड़ा रोक रहा हूँ, सॉरी, आप लोगों का पक्ष कहाँ कमजोर हो जाए जो आप लोग इस पर नहीं आप दमदार के उठा पाए? देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारे देश के अंदर जो SC ST कमीशन है, जो इस देश का SC ST कमीशन है, उसका काम था कि SC ST कमीशन के लोगों की इंक्वायरी करना, उन्हें ये पता लगाना कि शेड्यूल कास्ट के कितने SC हैं, बैकवर्ड में कितने बैकवर्ड के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ में कितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनकी पता लगाकर उनका इकोनॉमिक स्टेटस जान करके, पॉलिटिकल स्टेटस जान करके और जुडिशरी स्टेटस जान करके उसको इस देश के राष्ट्रपति को प्रमोट करना, और इस देश के लोगों की जानकारी दे करके उनकी स्थिति को, अगर जो उनके एजुकेशन में जो सही नहीं है या जुडिशरी में लोग सही नहीं है, अगर मान लीजिए जॉब में उनके लोग नहीं आए, तो उनको दे करके एक देश की व्यवस्था को पहचान करके इस देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना बनाई जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया इस देश के अंदर, बल्कि और इसके दो एक वो डाल करके, एक PIL डाल करके यहाँ पर उनके खिलाफ एक अलग ही लॉ पास करने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें यह पता लगाया जाए
केंद्र की सरकारों के माध्यम से कि वास्तव में क्या वास्तव इनको रिजर्वेशन की क्रीमिलेयर में बनाया जाए। वास्तविकता ये है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि न शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड की कि उनकी आर्थिक स्थिति सही हुई है या राजनीतिक स्थिति सही हुई है या सामाजिक स्थिति हुई है। आज भी सामाजिक स्थिति के आधार पर उनका शोषण हो रहा है, राजनीतिक स्थिति के आधार पर शोषण हो रहा है और धार्मिक स्थिति में शोषण हो रहा है और न्यायिक स्थिति में भी उनके शोषण हो रहा है। आज भी न्यायिक स्थिति में आज देश के अंदर उनके इतने जजेज नहीं है, आज इतने मतलब हर स्टेट में जजेज नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जजेज नहीं है और एडवोकेट भी इतने अधिक मात्रा में नहीं है जैसे और उनको जो जुडिशरी में जो उनको तो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए वो भी प्रतिनिधित्व बकाया है। अभी कोई भी भाग इसका भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये कैसे पूरा होगा ये? इसके लिए ये जरूरी है कि इस देश की जो सरकारें हैं, ये जो केंद्र सरकारें हैं और राज्य की जो सरकारें हैं, जो कमीशन बनाए गए हैं, उन कमीशन के माध्यम से लोगों को प्रॉपर तरीके जो एजुकेशन दिलाई जाए और एजुकेशन दिला करके उनको प्रॉपर तरीके से भागीदारी दी जाए। अगर ये इनको एजुकेशन नहीं दिलाएगी और भागीदारी नहीं दी जाएगी तो जो इस देश के अंदर जस्टिस की बात की जाती है, क्योंकि जब जस्टिस की बात होती है तो भारत का संविधान कहता है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसे जस्टिस से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसे जस्टिस दिया ही जाना चाहिए। तो क्या वास्तव में इन लोगों को जस्टिस दिया जा रहा है? तो जस्टिस आज इस देश के अंदर लोगों के लिए नहीं मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बन जाती है और सरकार की जिम्मेदारी हो बन जाती है कि लोगों को जस्टिस दिया जाए। और इसके लिए इस देश में जो जुडिशरी व्यवस्था है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों को, जो ऐसे वकील है जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटीज के, उनका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए ताकि इस जुडिशरी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास जग सके। क्योंकि आज जब तक हम न्याय की बात करते हैं, जब तक हमारा विश्वास नहीं जगेगा, चाहे हम कुछ भी देते रहें लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं है तो इसका मतलब वो कोई व्यवस्था नहीं है। और विश्वास जमता है उसके वर्ग के प्रतिनिधित्व के आधार पर। जब तक जुडिशरी में प्रॉपर प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक इस देश के भारत के नागरिकों को पूरी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को विश्वास नहीं जमेगा जुडिशरी में। ठीक है सर। गौतम जी, क्या है मामला? वकील साहब कह रहे हैं कि हमारा पक्ष जाने बिना भी ये मामला आ गया। देखिए, आप दो चीज़ समझिए। सबसे पहला सवाल तो एक क्रीमी लेयर है क्या, कि क्रीमी लेयर एक कॉन्सेप्ट है जैसे ये अनुसूचित जाति रिजर्वेशन में लाना चाहते हैं, जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब आप दो चीज़ें समझिए कि इनका कहने का मतलब है कि जो भी इस भारत के अंदर रोटी शेड्यूल कास्ट खा रहा वो क्रीमी लेयर है। अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कहते हैं कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा रिजर्वेशन ना ले। बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जिसने एक बार रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा ना ले, पूर्ण सहमत हूँ। जिसने एक बार मंदिर का रिजर्वेशन ले लिया वो दोबारा ना ले, जिसने एक बार गाड़ी ले ली वो दोबारा ना ले, जो एक कोठी में रह रहा है वो दोबारा ना बने, जिसके परिवार में से एक जज बन गया वो दोबारा ना बने। और जो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि जिसके सरकारी नौकरियों में और जो चपरासी जो बने हैं लोग, उन्हें आप क्रीमी लेयर कह रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट सभी पे लागू करो। जो एक बार हीरो बन गया वो दोबारा ना बने, जिसे एक फिल्म में रोल बन गया उसे दोबारा ना मिले, जो एक बार उद्योगपति बन गया उसे दोबारा ना बने, जिसने एक बार रोल्स ले ली वो दोबारा ना हो, जो एक बार सीनियर डेजिग्नेटेड हो गया दोबारा ना हो, जिसके परिवार में से एक बार जज बन गया दोबारा ना बने, जिसके परिवार में से एक बार उद्योगपति बन गया वो दोबारा ना बने, जिसके परिवार में से एक नेता बन गया दोबारा ना बने। जब ये आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नॉन शेड्यूल कास्ट में लागू करोगे उस दिन हमारे ऊपर भी लागू कर देते। सर, इसका क्या उपाय है? सर, देखिए, उपाय मेरी बात सुनिए। सबसे पहला उपाय तो यह है कि संविधान को एज इट इज लागू किया जाए। हम संविधान बचाने की बात करते हैं परंतु संविधान को लागू कराने की बात करें। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि जो रिजर्वेशन है उसके अंदर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करना चाहिए, ये बात सही है कि अनुसूचित जाति को सुने बिना कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। जैसे कि एक डिसीजन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था जिसके अंदर रिजर्वेशन डिसाइड हुआ। उस रिजर्वेशन के अंदर शेड्यूल कास्ट वाज नॉट ए पार्टी और उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर रिजर्वेशन के ऊपर सी लिमिट लगा दी कि 50% की जो सी लिमिट है वो लगेगी। तो अब जो एक क्रीमी लेयर का जो अभी वर्तमान में बात हो रही है, इस पर भी जो है नोटिस इशू हुआ है और अभी आएंगे हम भी एक उसमें स्टेक होल्डर। नोटिस में क्या हुआ है सर? नोटिस में क्या होगा? नोटिस में ये कि माननीय उच्चतम न्यायालय चाहता है कि उस पर अभी हमारी बात सुने या उनकी बात सुने, और जैसे ही फाइनल जो स्टेट्स है, जो लोग हैं या जो स्टेक होल्डर उसमें पार्टी बनना चाहते हैं, उसकी पूर्णतः सुनवाई के बाद उसमें कोई डिसीजन निकल गया। अपनी बात रखेंगे आप लोग? देखिए, आपका ये सवाल ही गलत है।
हम हर जगह अपनी बात रखेंगे, उसके अंदर नहीं। हमारी बात अगर पार्लियामेंट में रखने की बात आएगी वहां रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में रखने की बात आएगी यहाँ रखेंगे, विधान पालिका में बात रखने की बात आई वहां रखेंगे। और जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम हर सड़क पे, हर चौराहे पे अपनी बात जो है रखने के लिए बहुजन समाज तो तैयार खड़ा। सर मैं जैसे बात आती है कि आप लोग SC/ST एक्ट भी की बात आती है, क्रिमिनल की बात ही आती है कि अब ये जरूरत नहीं है, अब तो 70 साल हो गया है, इसमें आपका क्या जवाब है सर? हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक है, आप ये कहते हो 70 साल हो गया। जिस दिन जाति के नाम पे घोड़ी चढ़ना बंद होगा उस दिन हम बात करेंगे। जिस दिन जाति के नाम पे हमारे लोगों को तंग करना बंद हो गया उस दिन हम करेंगे। जिस दिन घोड़ियों पे हमारी बारातें चढ़ने लग जाएंगी उस दिन करेंगे। जिस दिन बच्चे हमारे जो है सुसाइड नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारे अंदर आतंकवाद और जातिवाद का कोई भी सिम्टम रहेगा, इस बात के अंदर रिजर्वेशन रहेगा। और जब आप खत्म कर दोगे, आप जातियां मिटाओ, हम आरक्षण मिटाएंगे। लेकिन उनका एक मांगना कहना है कि आप लोग कोई जैसे अगली जात आप लोगों को जात के नाम पर जैसे वो चमड़ा, वो पसिया, वो दुबिया कर दिया तो आप लोगों ने SC एक्ट लगवा देते हैं। लेकिन आपने वो बबना, वो ठकुरा, वो बनिया कर दिया तो उनको कोई एक्ट नहीं है। उनके लिए भी एक्ट होना चाहिए। कहने देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। यहाँ जो अगर आप SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं, वो जो SC/ST एक्ट के जो शब्द हमारे लिए यूज होते हैं वो जाति सूचक गालियां की तरह यूज होते हैं। उनके लिए वो जाति सूचक गालियां नहीं है। जब तक यहाँ भारत के अंदर कास्ट की मानसिकता रहेगी तब तक जो है SC/ST एक्ट लगा रहेगा। दूसरी बात, हम व्यक्तिगत तौर पे अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम किसी भी जाति को, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी जाति है, उसको हम अपमानित करने का कोई भी हमारा जो है इंटेंशन होनी नहीं चाहिए। और सभी को अधिकार है। संविधान ने अगर अनुसूचित जाति को अधिकार दिया तो उनको भी वही अधिकार है जो हमारे। तो आप मानते हैं उनको एक्ट बनना चाहिए उनके लिए? देखिए, मुझे मेरे घर में आग लगी हुई है, मेरे घर से पूछिए। ये सवाल आप उनसे पूछिएगा जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। मेरे समाज के लोगों को जातिगत रूप पे मारा जा रहा है। झज्जर, दुलीना, फूलपुर बाते, बदानी टोला और हाशीपुर, न जाने कितने जो दंगे हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। तो मेरे लिए पहले मेरे घर की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, मेरी अत्याचार की बात करें, मैं उनकी बात मिसयूज होता है सर, गलत उनके ऊपर आप जैसा लगा। आप भारत के अंदर एक भी मुकदमा ऐसा नहीं दिखा सकते जिसके अंदर मिसयूज और यूज की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा कोई मिसयूज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है पृथ्वीनाथ चौहान में ये बात जो है डिसाइड किया कोई मिसयूज नहीं होता। तो इंडिविजुअली अगर कोई कह रहा है तो हम उसकी बात मानने को बाध्य नहीं है। चलो थैंक यू। एडवोकेट थे, इनकी बात और हमारा प्रयास कैसे लगा पद की रेवेन्यू बताएं। आपसे निवेदन है, आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे। जय भीम, जय